हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलीमेंटस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के साथ हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के जो कि लेसन नंबर 1 हम लोगों का था, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर के साथ चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो कि सबसे पहला प्रश्न हम लोग को यही पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि डाटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अनु सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो जो कि अनु सर जो कि इस नोट को प्रोवाइड कराने में हमारी सहायता किए हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि डाटा व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि आप लोगों के ये मन में ये प्रश्न बार बार उठ रहा होगा कि वो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए डाटा स्ट्रक्चर एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि डाटा को हम लोग किस प्रकार से अरेंज करते हैं, डाटा को किस प्रकार रिट्रीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद डाटा को हम लोग किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा कि डाटा स्ट्रक्चर में डाटा को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। किसी एक व्यवस्था का तार्किक तथा अंकगणितीय प्रारूप ही डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर का जो कि डेफिनेशन लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि डाटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम में डाटा को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। किसी एक व्यवस्था का तर्क तथा अंकगणितीय प्रारूप ही डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी डाटा स्ट्रक्चर का तार्किक तथा अंकगणितीय प्रारूप ही हमारा क्या कहलाता है, डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। डाटा स्ट्रक्चर किन 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 चीज़ों से मिलकर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो डाटा स्ट्रक्चर हमारा निम्नलिखित दो एल्गोरिथम से मिलकर बना होता है। पहला एल्गोरिथम प्लस डाटा स्ट्रक्चर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम, यानी कि एल्गो प्लस डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एल्गो प्लस डाटा स्ट्रक्चर इक्वल टू हमारा क्या बन जाता है, प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो कि हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग जो कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा कौन सा होता है, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हमारा कितने प्रकार का होता है। तो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला पॉइंटर, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, और दूसरा हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो भी निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन आते हैं, सबसे पहला एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन आते हैं, तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में ट्री और ग्राफ आते हैं। तो इन सभी को मैं आपको एक बार फिर से कंप्लीट में डिस्कस करता हूँ एक एक के बारे में। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि किसी मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। आई होप दोस्तों कि जो कि आप लोगों को पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो कि समझ में आ गया होगा। इंटीजर, यानी कि इंटीजर क्या होगा, तो आप लोगों को नाम से ही समझ में आ गया कि जितनी भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि हमारे क्या हो गए, एक इंटीजर वैल्यू हो गया। ठीक है, और जो कि हमारा फ्लोट वैल्यू क्या होंगे, तो आप लोगों को नाम से भी समझ में आएगा फ्लोट, यानी कि जो कि हमारा फ्लोट डाटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहता है कि रिप्रेजेंट द नंबर, यानी कि जो जितने भी नंबर होते हैं उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है हमारा फ्लोट डाटा स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, और जो कि हमारा फ्लोट डाटा स्ट्रक्चर होता है कितने बाइट का होता है, जो कि फ्लोट डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो जो कि 4 बाइट का होता है, यानी 4 बाइट यानी कि 32 बिट का होता है। आई होप दोस्तों कि जो कि आप लोग को फ्लोट डाटा स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कि हमारा कैरेक्टर डाटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहता है कि जिसकी जो कि लेंथ होती है फील्ड में फिक्स होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं।
जो कि दूसरा यहाँ पर आप लोग दूसरे देख सकते हैं लिखा कि नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एक प्रकार का ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रिमिटिव डाटा जो कि हमारा प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की सहायता से बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो कि नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में दो प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर आते हैं। पहला लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा जो कि हम लोग क्या देखें, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमारा एक प्रकार का ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एक लीनियर फॉर्म यानी कि एक सिक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और उसमें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में कितने प्रकार के आते हैं, जो कि सबसे पहला क्या दिया कि एरे। तो एरे हमारा क्या होता है कि जो हमारा एरे होता है वो एरे क्या करता है कि आइटम का कलेक्शन होता है, ठीक है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम, यानी कि जो हमारा एरे क्या कहता है कि एरे हमारा जो काउंट करता है कि आइटम्स का कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या कहते हैं कि स्टैक। स्टैक क्या होता है हमारा, जो कि स्टैक जो हमारा होता है लीफो के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लिस्ट हमारी होती है सबसे लास्ट में जाती है, इंसर्ट होती है, वो सबसे पहले आती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीफो कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से आप लोग अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं, मान लीजिए कि आप लोग जिस बुक को सबसे पहले रखते हैं, ठीक है, आप लोग लाइब्रेरी से कोई बुक इशू कराएं, उस बुक को ले जाकर आप लोग लाइब्रेरी में रख दिए, ठीक है, उसकी जहाँ पर रखने की उसकी जगह है, कुछ टाइम बाद यदि आप उस बुक को लेना चाहते हैं तो उस बुक को सबसे पहले नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उस बुक के ऊपर कोई दूसरा भी आपका मित्र जो कि उसके ऊपर दूसरी बुक रख चुका होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले उस बुक को ऊपर जो कि आपने जो बुक रखी थी, वह बुक अब क्या हुआ, सबसे लास्ट में चली गई। तो उस बुक को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बुक सबसे ऊपर है सबसे पहले उसको निकालेंगे, उसके बाद उसको निकालेंगे। इस प्रकार क्या होगा कि जो कि जो कि क्या हुआ कि जो कि आपके बुक जो कि लास्ट जो आपकी बुक है सबसे पहले क्या होगा, इस प्रकार से हमारी अरेंज होगी, ठीक है। तो हमारा जो स्टैक होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो हमारा स्टैक होता है लिफो के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो हमारा क्यू होता है क्यू क्या करता है कि क्यू जो हमारा होता है वो फीफो के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे प्रकार से दिया था और बताया था कि यदि आप लोग कैशियर बैंक में पैसा निकालने जाते हैं तो सबसे पहले जो व्यक्ति सबसे पहले लाइन में जाता है उसी को सबसे पहला पैसा दिया जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट व्यक्ति रहता है उसको दिया जाता है। ये हमारा क्या होगा कि क्यूई का सिद्धांत के आधारित होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है कि लिंक लिस्ट एक प्रकार का ऐसा लिस्ट होता है कि जो कि नोट को क्लियर करने का काम आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एक प्रकार का ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिक्वेंशियल फॉर्म में न रख पाएँ, यानी कि डाटा को सीक्वेंस फॉर्म में न रख पाना, ये हमारा क्या कहता है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। और जो हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रकार का होता है, सबसे पहला ट्री और दूसरा ग्राफ। मैं आप लोग बता दूँ ट्री क्या होता है। तो ट्री जो हमारा होता है कई नोड का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। तो ट्री को बनाने से पहले सबसे पहले क्या करना है कि एक आप लोग को नोड को क्लियर करते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए कि आप लोग सबसे पहले एक नोड क्लियर किए, इसके लेफ्ट में एक दूसरा नोड बी को क्लियर किए, उसके राइट में एक तीसरा नोड सी को क्लियर किए, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारे बी नोड क्रिएट होती उसके लेफ्ट में भी एक नोड क्रिएट कर सकते हैं सी, और उसके बाद डी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर डी नोड क्रिएट हुआ था उसी प्रकार यहाँ पर एक ई नोड लिख सकते हैं, उसी प्रकार इसके राइट में एफ नोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया कि ट्री को क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। और ट्री में हमारे निम्न प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। उसकी दूसरा दूसरा हमारा क्या दिया, ग्राफ। व्हाट इज ग्राफ, तो ग्राफ जो हमारा होता है क्या होता है, वर्टेक्स तथा नोड, वर्टेक्स का कलेक्शन होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो इन सभी को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे प्रयोग से बताया है। तो यदि आप लोग
उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप देख सकते हैं कि नोट्स में भी वही चीज़ लिखा गया है कि व्हाट इज प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो मैं अब इसको काफ़ी तेज़ी से आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए यहाँ लिखा कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ये प्रकार का ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिससे डायरेक्ट ही मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि प्रिमिटिव डाटा को चलाने के लिए क्या किया जाता है, मशीन इंस्ट्रक्शन का परफॉर्म किया जाता है, यानी कि मशीन इंस्ट्रक्शन पर काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अर्थात यानी कि यह सिस्टम तथा कंपाइलर के द्वारा डिजाइन होता है, जैसे इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट आदि। यानी कि जो हमारा प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है वह किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है, ठीक है, तो कंपाइलर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट आदि। दूसरा हम लोग क्या देखें, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एक प्रकार का ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग परफॉर्म करने के लिए प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की सहायता ली जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो हम लोग का नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है वो सीधे मशीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि ये डाटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर से डिराइव होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एक प्रकार का ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिससे डाटा आइटम को लीनियर यानी कि रैखिक रूप में संग्रहित की अर्थात और कि व्यवस्थित किया जाता है, जिससे एक डाटा आइटम दूसरे आइटम के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जो हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है कि डाटा को एक लीनियर फॉर्म में अरेंज करता है, और इसमें यह भी देखा जाता है कि जो हमारा एक नोड होता है, ठीक है, एक नोड होता है वह दूसरे नोड से किस प्रकार से, जो हमारा एक नोड होगा, ठीक है, वो दूसरे नोड से किस प्रकार से लीनियर फॉर्म में क्या होगा, अरेंज हो, यानी कि जुड़ा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, इसके क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है कि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एक प्रकार का ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाटा आइटम को क्रमबद्ध यानी कि सिक्वेंशियल तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, उसी को हम लोग नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल दिए ट्री और ग्राफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर को कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको भी डिस्कस किया था कि डाटा स्ट्रक्चर को परफॉर्म करने के लिए निम्नलिखित ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है, जैसे इंसर्टिंग, सर्चिंग, ट्रेवर्सिंग, डिलीटिंग, सॉर्टिंग और मर्जिंग, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंसर्टिंग क्या होता है। यानी कि डाटा को इंसर्ट करने का काम, यानी कि डाटा किस प्रकार से इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसर्टिंग करते हैं। यानी कि डाटा को एक डाटा को दूसरे डाटा में किस प्रकार से इंसर्ट करना ही हम लोग क्या कहलाता है, इंसर्टिंग कहलाता है। यानी कि उसके बाद दूसरा कह दिया सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है कि पर्टिकुलर डाटा को, यदि मान लीजिए कि आप लोग एरे में से किसी पर्टिकुलर डाटा को फाइंड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सर्चिंग कहते हैं। उसके बाद किया जाए कि ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग क्या होता है कि डाटा यदि आप लोग एरे में से किसी डाटा को, पर्टिकुलर डाटा को किस प्रकार एक नोड से दूसरे नोड में किस प्रकार जा रहे हैं, ट्रेवर्स करें, डाटा को किस प्रकार से ट्रेवर्स किया जाता है, उसी को हम लोग ट्रेवर्सिंग कहते हैं। डिलीटिंग क्या कहते हैं कि एक डाटा को, यानी कि डाटा को डिलीट करना ही हमारा क्या कहलाता है, डिलीटिंग कहलाता है। सॉर्टिंग क्या डाटा को किस प्रकार से हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। मर्जिंग क्या कहते हैं, डाटा को छांटना ही क्या कहलाता है, हमारा मर्जिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगाया गया, ठीक है। व्हाट इज वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे प्रयोग से इसका जो कि डिफिनेशन लिखा गया है कि वेरिएबल एक नेम यानी कि एंटिटी को कहा जाता है जो कि प्रोग्राम में केवल एक वैल्यू को ही स्टोर
करता है। यानी कि वेरिएबल हमारा क्या होता है कि वेरिएबल एक नेम या एंटिटी को कहा जाता है जो कि प्रोग्राम में केवल एक वैल्यू को ही स्टोर करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा है कि तथा साथ ही इसकी वैल्यू प्रोग्राम के रन टाइम या रन टाइम पर चेंज किया जाता है। इसे ऐसे समझे कि प्रोग्राम में छोटी छोटी गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जितनी भी प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, प्रोग्राम में किस प्रकार से छोटी छोटी गणनाएं की जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि दो संख्याओं को जोड़ने के लिए जैसे यस इक्वल टू num1 प्लस num2। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल लेकर बताऊं कि जैसे कि आप लोग जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है, दो नंबर को जोड़ना हो तो किस प्रकार जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, HTML लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हेड टैग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेड टैग के अंदर क्या लिखेंगे, टाइटल टैग लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। उसके बाद टाइटल को क्या कर देंगे, हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। टाइटल को क्लोज करने के बाद क्या करेंगे कि आप लोग एक स्क्रिप्ट टैग लगाते होंगे, ठीक है, जानते होंगे, एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि वेरिएबल का यूज करना है, ठीक है। वेरिएबल एक्स इक्वल टू मान लीजिए मैंने ले लिया 10, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल वाई इक्वल टू मान लीजिए ले लिया 20, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। वेरिएबल जेड में क्या करना है, इनके डाटा को स्टोर करना है, तो जेड इक्वल टू हम लोग क्या लगेंगे, एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई लेंगे, एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या कर देंगे, एक्स प्लस वाई लेंगे। एक्स प्लस वाई लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट नाम का एक फंक्शन होता है जो कि डाटा को प्रिंट कराने का काम करता है। उसके बाद जेड को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या जाएगा, मैंने क्या लिया था, यस इक्वल टू क्या लिखा 10 लिया था, वाई इक्वल टू क्या लिखा 20 लिया था, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या लगा, जेड में क्या स्टोर हो जाएगा, 30 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों कि जो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो कि वेरिएबल का समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएबल के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो जो कि हम लोगों का जो कि हमारा हम लोगों का वेरिएबल जो होता है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला लोकल वेरिएबल, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल। तो हम लोग देखेंगे कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि लोकल वेरिएबल एक प्रकार के ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि मेन फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किए जाते हैं, जो कि मेन फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। यानी कि यह कि लोकल वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं कि केवल मेन फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल लिया गया है कि, ठीक है, वेरिएबल मेन नाम का फंक्शन चलाया गया, ठीक है। उसके बाद इंट ए बी सी तीन प्रकार की वैल्यू जो कि दी गई है। उसके बाद ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 30 लिया गया, ठीक है। और सी इक्वल टू जो कि ए प्लस बी में जो कि जितनी भी वैल्यू होंगी उससे क्या किया गया, ऐड किया गया। फिर प्रिंट परसेंटाइल डी, ठीक है। उसके बाद सी में वैल्यू को स्टोर किया गया। उसके बाद वैल्यू को कि उसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी में पूछ रहा है, तो बी 30 10 कितना हो जाएगा, 40 इसका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार आप लोग समझेंगे इसको। देखिए सी में इसका जो कि एक प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं सी को बनाने का सिंटैक्स ऐसा ही कुछ रहता है, ठीक है। ऊपर लिखा रहता है हैश इंक्लूड स्टूडियो डाई stdio डॉट h, ठीक है, इंटरमीडिएट फंक्शन लिखा रहता है, ठीक है। तो उसके बाद लिखा गया कि इंट ए बी सी तीन वेरिएबल लिया गया। सबसे पहले ए बी और सी नाम का तीन वेरिएबल लिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, ए में 10 वैल्यू को क्या किया गया, आसान कर दिया गया। उसके बाद बी में 30 वैल्यू को क्या किया गया है, आसान किया गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हम लोग का क्या थे, सी एक थर्ड वेरिएबल लिया गया है, उसके वैल्यू को ए प्लस बी में क्या किया गया है, ऐड किया गया। इन तीनों वैल्यू को ऐड करने के बाद क्या किया गया, एक प्रिंटफ फंक्शन होता है सी में। आप लोग जानते हो कि किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया जाता है। उसके अंदर परसेंटाइल डी लगाया जाता है, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर। उसके बाद सी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो इस प्रकार से लिख देंगे। तो लास्ट में हम लोग को फाइनल आउटपुट क्या आएगा, जो कि हम लोग प्रिंटफ सी को प्रिंट करा रहे हैं, तो 20 30 10 कितना जाएगा हम लोग का फाइनल आउटपुट, 40 हम लोग का फाइनल आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि
जो कि आप लोगों को लोकल वेरिएबल का जो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग को देखेंगे कि व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा, तो आप लोगों को नाम से भी समझ में आ गया होगा कि लोकल, यानी लोकल का मतलब मेन फंक्शन के अंदर यूज किया जाता है, तो उसे हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा कि यानी कि मेन फंक्शन के बाहर जो डिक्लेयर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। देखिए यहाँ पर उसका एग्जाम्पल लिखा गया कि देखिए यहाँ पर उसका डिफिनेशन लिखा गया कि ग्लोबल वेरिएबल एक प्रकार के वो वेरिएबल होते हैं जो कि मेन फंक्शन के पहले डिक्लेयर किए जाते हैं और बॉडी के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि ग्लोबल वेरिएबल एक प्रकार का मात्र ऐसा वेरिएबल होता है जो कि बॉडी के अंदर भी प्रयोग किया जाता है और मेन फंक्शन के बाहर भी उसका यूज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। देखिए यहाँ पे उसका एग्जाम्पल लिया गया है, इंट सी नाम के नाम का वैल्यू जो कि सबसे ऊपर साइन कर दी गई है, फिर वाइड मेन फंक्शंस, ठीक है। इंट कर्ली ब्रैकेट से अंदर लिखा गया इंट ए और बी को वैल्यू दिया गया है, इंट ए में 100 वैल्यू को लिया गया, ठीक है। इंट ए इक्वल टू क्या लिया गया, 100 लिया गया, ठीक है। उसके बाद बी में कितनी वैल्यू दी गई, 200, ठीक है। उसके बाद सी में क्या किया गया, इन दोनों में क्या किया गया, स्टोर किया गया, ए प्लस बी को स्टोर किया गया, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंट ऑफ परसेंटाइल डी और सी हमारा जो कि सी की वैल्यू पूछ रहा है कितनी आएगी, तो आप लोग जानते होंगे सी की वैल्यू कितनी आएगी, तो 300, ठीक है। इसकी फाइनल आउटपुट आ जाएगा। आई होप दोस्तों कि जो कि इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और लास्ट अब जो कि मुझे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कांस्टेंट क्या होते हैं, यानी कि इसमें कांस्टेंट का क्यों यूज किया जाता है डाटा स्ट्रक्चर और यूजिंग सी में, उसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा कि सी प्रोग्रामिंग कांस्टेंट अक्षरों या संख्याओं, नंबर और कुछ विशिष्ट सिंबलों अर्थात संयुक्त करके कांस्टेंट वेरिएबल और कीवर्ड का यूज करके हम बनाते हैं। यानी कि यह एक इंटिटी होती है जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। यानी कांस्टेंट क्या होता है, सबसे साधारण भाषा में मैं बताऊं तो कांस्टेंट एक प्रकार की ऐसी इंटिटी होती है जिसकी वैल्यू को हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और जो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट की वैल्यू जो क्या आती है हमेशा, यानी कि ऑलवेज फिक्स्ड होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के होते हैं, तो जो हम लोग कांस्टेंट 2 प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट लिटरस और कांस्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि सी में कांस्टेंट वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, सी में कांस्टेंट वेरिएबल इनके प्रकार के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। लास्ट में लोग कौन सा दिया कि इन्यूमरेशन कांस्टेंट। आई होप दोस्तों कि जो कि आज हमने इस वीडियो में जितने भी डाटा स्ट्रक्चर और यूजिंग सिस्टम महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन सभी को डिस्कस कर दिए हैं। तो आपको वीडियो जो कि पसंद आया, तो जो कि आपको वीडियो जो कि पसंद आया होगा, तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को इतने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके, इतनी ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए कि हम लोग को जो कि हौसला बना रहे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर जो कि 1:51 हो रहा है, यानी कि लगभग जो कि 2 बजने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। तो आप लोगों से दोस्तों यही निवेदन, आप लोगों से दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।